जय हिंद दोस्तों। आपका हलोक एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। ये आज आपके ग्राम पंचायत की तीसरी क्लास है। बीपीओ के लिए क्लास हो रही है, जिसमें आप 65 मार्क्स का यहाँ से तैयार करना आपको। ग्राम पंचायत का टोटल 65 नंबर का आएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देख लिया, तो हम लोगों ने पंचायती राज का इतिहास देख चुके हैं, जिसमें हमने वैदिक युग का पढ़ा था। फिर महाकाव्य युग अर्थात रामायण महाभारत के टाइम पे पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने कौन सा मौर्य पीरियड, मौर्योत्तर पीरियड एंड गुप्ता पीरियड पढ़ा था, ठीक। और उसके बाद हमने फिर आ गए थे मध्यकाल। मध्यकाल के बाद हमने आए थे मुगल पीरियड में। मुगल के बाद आए थे हम लोग ब्रिटिश ब्रिटिश काल में, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा देख ले रहे हैं इन सभी को, तीनों पीरियड का थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो वैदिक काल में आप लोग पता होगा, सबसे पहले संस्कृत ग्रंथों में पंचायत का उल्लेख किया गया था, जिसमें क्या होता था, 5 व्यक्तियों का समूह होता था, ठीक है। और वहां पर ऋग्वेद में तीन स्थानीय निकाय बताई गई थी, कौन, सभा, समिति और परिषद बताई गई थी। महाकाव्य में भी रामायण और महाभारत में वर्णन किया गया था स्थानीय स्वशासन का, जिसमें जो रामायण में प्रशासन का संकेत मिलता है वो 2 भागों में बांटा गया था, पुर और जनपद। पुर क्या होता था, नगर होता था, और जनपद आपका ग्राम, ठीक, में विभाजित था। और राज्य में भी एक जाति यानी कास्ट पंचायत भी होती थी, जो राजा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में नियुक्त किया जाता था। उसके बाद अगर बात करते हैं मॉडर्न पीरियड के, तो उस टाइम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी स्थानीय स्वशासन का पूरा वर्णन मिलता है, ठीक है। जिसमें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में क्या उल्लेख किया गया था, ग्राम पंचायतों का, नगर को पुर कहा जाता था, और इसका जो प्रमुख होता था नागरिक कहलाता था। नगर को क्या कहते थे, पुर कहते थे, और इसका जो प्रमुख होता था नागरिक कहलाता था। और फिर क्या बोला गया था, और ये जो मौर्योत्तर काल में भी सेम वही चली आ रही थी जैसे मौर्य काल में थे। लेकिन गुप्त काल में सबसे जो चीज देखी गई कि वहां पर स्त्रियों का कोई, वहां पर इन स्त्रियों का स्थानीय स्वशासन निकाय में नहीं देखा गया, उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला, अर्थात ये कह सकते हैं कि स्त्रियों की भागीदारी नहीं थी, जीरो थी मान लीजिए, ठीक है। यही हाल आपका मध्य पीरियड में था, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है वहां भी स्त्रियों का कोई भागीदारी का संदर्भ नहीं प्राप्त होता हमें यहाँ पर। और जो मध्यकाल में था, उस टाइम में भारत को कई प्रांतों में जो मेन शासक होता था दिल्ली का, वो कई प्रांतों में विभाजित करके रखते थे, और जिन्हें क्या कहते थे, विलायत कहा जाता था। प्रशासन के लिए मुकद्दम नियुक्त किया जाता था, राजस्व संग्रह के लिए पटवारी को नियुक्त किया जाता था, और पंचों की सहायता से विवाद को समाधान के लिए चौधारी नियुक्त किया जाता था। इस तरह ब्रिटिश काल में आते हम लोग। तो ब्रिटिश काल में सबसे पहले मेयो ने सबसे पहले रेजोल्यूशन लाया था। फिर उसके बाद लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय संस्थाओं को एक अत्यंत आवश्यक लोकतंत्र का ढांचा प्रदान किया था, और लॉर्ड रिपन को ही क्या कहा जाता था, स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, उसे जनक कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है हम लोग 1919 में, कब, 1919 में मेंटोग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने स्थानीय सरकार के विषय को प्रांतीय अधिकार क्षेत्र में क्या कर दिया था, स्थानांतरित कर दिया था। किसमें, स्थानीय सरकार को प्रांतीय अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया था। फिर अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, यानी स्वतंत्रता के बाद, यहाँ पर आफ्टर फ्रीडम। तो जब आफ्टर फ्रीडम हुआ, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का गठन, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा बनी, संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाने लगा। तो वहां पर ये हुआ कि पंचायतों को शामिल किया जाए कि न किया जाए। तो वहां पर जो सबसे पहले जो गांधी विचारधारा के समर्थक थे, कौन, आचार्य श्री मन्ना नारायण। कौन थे, आचार्य श्री मन्ना नारायण थे गांधी समर्थक। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि स्थानीय स्वशासन को यानी ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही थी। लेकिन जो अंबेडकर जी थे इसके समर्थक में नहीं थे। क्या, अंबेडकर जी इसके समर्थक में नहीं थे स्थानीय स्वशासन के।
क्योंकि उनको पता था कि उस टाइम अगर स्थानीय स्वशासन लाया जाता है तो निचले तबके के लोग स्थानीय स्वशासन में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उस टाइम क्या था, सब जो बड़े बड़े सामंत थे उन्हीं के हाथ में सब कुछ था, तो इसलिए वो उनके विचारधारा से मैच नहीं करा। तो उसके बाद जो फाइनली डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद क्या डिसाइड किया गया कि इस यानी पंचायतों को डीपीएसपी में ऐड कर दिया जाए। कहाँ ऐड कर दिया जाए? डीपीएसपी में। डीपीएसपी में, क्योंकि डीपीएसपी क्या आपका है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसमें जरूरी कंपलसरी नहीं था कि लागू किया जाए, जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स है तो कंपलसरी है, लेकिन आपका डीपीएसपी कंपलसरी नहीं है, जस्टिसेबल नहीं है। तो इसलिए आर्टिकल 40 के तहत डीपीएसपी में ऐड कर दिया गया पंचायतों को। ठीक, संविधान सभा ने क्या किया, जो गांधी विचारधारा के समर्थकों में से जो आचार्य श्री मन्ना रायण के बात मान ली गई, और लेकिन उसको फंडामेंटल राइट में ना करके डीपीएसपी में डाल दिया गया आर्टिकल 40 में। और साथ ही क्या किया गया, प्रावधान क्या किया गया, प्रावधान तो स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं का गठन भी किया गया और उनकी स्थापना की गई। उसके बाद जब आए धीरे धीरे तो स्थानीय स्वशासनिक संस्थाओं का गठन एवं उनकी स्थापना की गई थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं दिया गया था। तो स्थानीय जब किया गया तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थापित हो गया, क्या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन स्थापित होने लगा, यानी हो गया धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद मतलब ग्राम पंचायत गठन की बात की गई। तो ग्राम पंचायत गठन के लिए फिर सबसे पहले आया 1949 में क्या, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया। कब? 1949 में। 1949 में क्या किया गया, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया गया, जो कि पंचायती राज मंत्री कैसे बनाया गया, तो पंचायती राज मंत्री बनाया गया श्री एस के डे को बनाया गया। किसको? श्री एस के डे को बनाया गया पंचायती राज मंत्री। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के प्रथम पंचायती राज मंत्री कौन थे? क्या बताएंगे आप लोग? श्री एस के डे थे। ठीक, फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चालू की गई, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या स्टार्ट किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किसके? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ये कब किया गया था? 2 अक्टूबर, यानी गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट किया गया। 21 लिए स्टार्ट किया गया था, तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए स्टार्ट किया गया था। किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए स्टार्ट किया गया था। जिसमें क्या क्या बोला गया था कि ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना है, रोजगार सृजन करना है, गरीबी उन्मूलन करना है, और शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी चीजें देखना है, और सार्वजनिक विकास करना, ये सब चीजों के लिए स्टार्ट किया गया था। आत्मनिर्भर, चूंकि आज मोदी जी बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 के कर दी गई थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। तो जो इसका उद्देश्य था क्या, कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, रोजगार सृजन करना है, गरीबी उन्मूलन करना है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर देखरेख करना है, और गांव का विकास करना है। लेकिन जो इसका कार्यभार पूरा सौंपा गया, तो किसको सौंपा गया? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। किसको? जिला प्रशासन को दिया गया कि वो ये सब काम लागू कराएंगे। लेकिन उस टाइम के कौन थे? जिला प्रशासन कौन थे? सभी बड़े बड़े घराने के लोग थे, वो काम करना नहीं चाहते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम असफल हो गया। क्या हो? सफल नहीं हो पाया, क्योंकि सही से लागू नहीं कर पाया तो असफल हो गया। फिर इसके बाद में क्या लाया गया? राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम लाया गया। क्या? राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम लाया गया। किसके तहत लाया गया? ये अमेरिका के, कहाँ के? आप पूछ सकते आपसे क्वेश्चन कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा किसके माध्यम से लाया गया, तो ये अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से लाया गया था। अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से लाया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी असफल रहा। क्या रहा? अनफॉर्चुनेटली ये भी असफल रहा। कब लाया गया था ये लाया गया था 2 अक्टूबर 1953 को लाया गया था। कब लाया गया था? 2 अक्टूबर 1953 को। ये भी क्यों असफल रहा? इसके असफल होने के मेन कारण क्या था? नौकरशाही
कि बाधाएं जो अत्यधिक राजनीतिक थे, क्या थे, नौकरशाही थी तब, लोगों की भागीदारी में कमी थी, प्रशिक्षित और योग्य कर्मचारी भी बहुत कम थे, जिसकी वजह से कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड राष्ट्रीय प्रसार सेवा दोनों असफल रहे। ठीक, क्या थे ये, दोनों असफल रहे। फिर क्या इसके बाद आया, जब दोनों असफल हो गए, फिर उसके बाद 1957 में, कब, 1957 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के तहत क्या किया गया, किसके तहत, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के तहत क्या किया गया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कार्यक्रम पर विचार करने को, तो जो दोनों फेल हो गए, तो कम्युनिटी डेवलपमेंट, हमारा क्या था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को जो फेल हुए थे उन्हीं पर विचार करने हैं, तो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन कर दी गई। किसके, बलवंत राय मेहता, इनकी अध्यक्षता में एक क्या किया गया, समिति का गठन कर दिया गया, कमेटी का गठन कर दिया गया। ठीक, जो कमेटी गठन कर दिया तो क्या हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, बलवंत राय मेहता थे, कौन थे, बलवंत राय मेहता थे इनके अध्यक्ष थे कमेटी के। कमेटी कब गठन की गई, तो कमेटी गठन की गई थी 1956 में। कब गठन की गई, कमेटी 1956 में गठन की गई। और इसका जो रिपोर्ट आई थी 1957 में आई थी। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी किस कारणों को वजह से गठित की गई थी, तो आप लोग क्या बताए थे, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट की विफलता थी उनको पता लगाने के कारण गठित की गई थी। तो इसमें जो इन्होंने मेन बताया कि विफलता का मेन कारण क्या है, तो उन्होंने बताया लोगों की भागीदारी में कमी थी, ये मेन कारण बताया, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार इनके असफलता के जांच के लिए बनाई गई थी। और साथ ही पंचायती राज विकास यानी गांव का विकास कैसे किया जाए इसके लिए बनाया गया था। ठीक है, तो जो इनका सुझाव आया यानी जो उन्होंने सिफारिश दे दी, उन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी, तो इनकी मूल से सिफारिश थे, यानी जो मेन की सिफारिश थी क्या थे, सबसे पहले उन्होंने कहा कि पंचायतों का गठन करना चाहिए। क्या, पंचायतों का गठन होना चाहिए। जो पंचायतों का स्वरूप है, पंचायत ऑलरेडी गठन किया जा चुका था, लेकिन जो पंचायतों का स्वरूप था क्या था, पंचायतों का जो स्वरूप था वो त्रिस्तरीय होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, पंचायतों का स्वरूप त्रिस्तरीय होना चाहिए। तो यही त्रिस्तरीय आज लागू है, जिसमें कौन कौन से स्तर होने चाहिए, ग्राम स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर। खंड स्तर क्या है, ब्लॉक वाला है, कौन सा है, खंड स्तर ब्लॉक वाला है। तो ग्राम स्तर में आप लोग गांव से होंगे तो आप लोग को पता होगा, ग्राम स्तर में क्या ग्राम पंचायत होती है, जिसमें ग्राम प्रधान नियुक्त किए जाते हैं। क्या नियुक्त किए जाते हैं, ग्राम प्रधान नियुक्त किए जाते हैं। कौन, ग्राम प्रधान नियुक्त किए जाते हैं और सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। सदस्य के, इसे गांव में कहते हैं सदस्य, सदस्य का चुनाव है और ग्राम प्रधान का। उसके बाद खंड स्तर पर, खंड स्तर पर क्या होता है, ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है उसके लिए बीडीओ चुने जाते हैं। कौन, बीडीओ, जो गांव से ही बीडीओ चुने जाते हैं। उसके बाद ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है बीडीओ के थ्रू। और आपको पता होगा कि बीडीओ कितना पैसा पैसा ले लेके ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं, अर्थात ब्लॉक प्रमुख जो चुनाव लड़ता है काफी पैसा दे दे के बीडीओ को अपनी तरफ करता है। ये तो आपको सबको पता है, अभी क्या बताया जाए कौन कितना लेता है, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि बीडीओ काफी पैसा लेते हैं। जिला स्तर पर भी जिला पंचायत चुने जाते हैं, यानी जो जिला पंचायत का चुनाव होता है उसमें जिला पंचायत चुने जाते हैं। ठीक, और यही जिला पंचायत में से एक अध्यक्ष चुना जाता है। अब इसमें भी पैसा काफी चलता है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है कितना पैसा चलता है, कितना दबदबा चलता है, क्योंकि जिसका दबदबा होता है उसी के बल्ले बल्ले होती है। तो अब यहाँ पर भी आप सही मायने में कह सकते हैं कि सही मायने पर अभी भी पंचायतों का वर्क नहीं हो रहा, क्योंकि जब निचले तबके तक लोग पहुंचेगा नहीं तो सही से विकास कैसे हो पाएगा, नहीं होगा। और साथ ही क्या बोला गया था, विकास कार्य के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाए। वित्तीय संसाधन क्या किया जाए, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाए।
क्योंकि जब तक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा तब तक वो लोग कैसे काम करेंगे। और ये भी बताओ गांधी जी ने क्या कहा था, भारत की आत्मा कहाँ बसती है, गाँव में। गांधी जी ने बोला था कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है, गाँव बसती है। तो इसी तर्ज पर सर्वप्रथम एक्सपेरिमेंटल तौर पर, किस तौर पर, अब यहाँ पर एक मोड़ आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर गलती आप लोग कर सकते हैं, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर 1958 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। आप लोग को सुना होगा कि सबसे पहले राजस्थान में लागू किया। क्या सुने होंगे आप लोगों ने, सुना होगा या पढ़ा होगा कि सबसे पहले पंचायत सबसे पहले कहाँ लागू किए गए थे, राजस्थान में। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रायोगिक तौर पर है, एक्सपेरिमेंटल तौर पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लागू किए गए थे, ठीक है। लेकिन वास्तविक तौर पर क्या हो, किस पर, वास्तविक तौर पर सर्वप्रथम कहाँ लागू किए गए थे, राजस्थान में। इन रियल टाइप राजस्थान में किए गए थे, लेकिन प्रायोगिक तौर पर सर्वप्रथम और आंध्र प्रदेश में किए गए थे। और राजस्थान में कब किए गए थे, तो राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को, ये भी गांधी जी की जयंती पर किया गया था। राजस्थान में कहा था, नागौर डिस्ट्रिक्ट के बगदारी गांव नामक में लागू किए गए थे सबसे पहले। कहाँ पर, बगदारी नामक गांव पर। और इसका उद्घाटन कौन किए थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो उन्होंने सबसे पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट में क्या किया, उद्घाटन किया जाकर। और उसके 9 दिन बाद ही, उसके कितने दिन बाद, 9 दिन बाद ही 11 अक्टूबर को। राजस्थान वाला कब है, 2 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में वास्तविक तौर पर लागू कर दिया गया। पंचायतों का आंध्र प्रदेश में भी वास्तविक तौर पर क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और उसके बाद 1960 में, तो 1960 में भी कई स्टेटों में लागू किया गया। तो 1960 में कर्नाटका ने, असम ने, तमिलनाडु ने इसको लागू कर दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे एक गड़बड़ी क्या थी कि सब चीज़ें जो पंचायतों को लागू करना था वो स्टेट पर छोड़ दिया गया, कि राज्य को इनकी स्थापना का कार्यभार सौंप दिया गया। क्या किया गया, राज्यों को पूरा इनका अधिकार दे दिया गया कि राज्य कैसे करेंगे, क्या करेंगे, राज्य अपने हिसाब से लागू करें, ठीक। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग, इतना तो कर दिया गया। फिर उसके बाद आते हैं जनता पार्टी की सरकार बनती है, कब, 1977 में। इंदिरा गांधी इस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब इमरजेंसी लगाते हैं, उसके बाद जब इमरजेंसी के बाद जब चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, क्या होता है, इलेक्शन होता है, तो उस टाइम इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है और इंदिरा गांधी खुद भी चुनाव हार जाती है। यहाँ तक कि इमरजेंसी से लोग इतना रुष्ट हो चुके थे, उस टाइम क्या हुआ, सरकार गिर गई। जब सरकार गिर गई तो क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार बने। तो जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया, अशोक मेहता, किस नाम से, अशोक मेहता के नाम से, अशोक मेहता के अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। अशोक मेहता के अध्यक्षता में क्या किया, एक कमेटी गठित की। कब, 1977 में। बलवंत राय मेहता कमेटी कब हुई थी गठित, 1956 में हुई थी। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, 1957 में। अब इन्होंने क्या क्या सुझाव दिया था, तो इनका जो मेन सुझाव था, इन्होंने मेन सुझाव क्या दिया था, त्रिस्तरीय पंचायती राज मॉडल के स्थान पर क्या किया जाए, इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, क्या आपका इंपॉर्टेंट टर्म, त्रिस्तरीय पंचायती राज के मॉडल के स्थान पर क्या किया जाए, द्विस्तरीय पंचायती राज मॉडल अपनाया जाना चाहिए। क्या किया जाए, द्विस्तरीय मॉडल अपनाया जाना चाहिए। इन्होंने ये सुझाव दिया। इसमें क्या था आपका, मंडल पंचायत और जिला पंचायत, 2 स्तर पर बताए थे, मंडल पंचायत और जिला पंचायत। जिला पंचायत आपका जिला स्तर पर होगा, मंडल कहाँ पर होगा आपका, मंडल स्तर पर। मंडल कैसे बनेगा, तो उन्होंने बोला था कि 15 से 20 हजार की जनसंख्या पर एक मंडल पंचायत बनाई जाए, जिसमें से 10 या 15 गांव को मिलाकर बनेगी है। क्योंकि हजार का अगर गांव की 1000 जनसंख्या के गांव है तो 10, 15 या 20 गांव बना के एक मंडल पंचायत गठित किया जाए। और उन्होंने क्या कहा था, इसमें राजनीतिक दलों को भी भाग लेना चाहिए। क्या कहना चाहिए, राजनीतिक दलों को भी भाग लेना चाहिए। जो आज के टाइम पे क्या है, राजनीति जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, सपा का, बीएसपी,
मतलब इस तरह की सभी पार्टियों को भी स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेना चाहिए और अपने चुनाव चिन्ह का भी प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने चुनाव चिन्ह का भी प्रयोग करना चाहिए, ये उन्होंने बताया। और साथ ही क्या बताए थे, और इस साथ उन्होंने कहा था कि यह चुनाव भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में हो, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के देखरेख में चुनाव हो। किसके? जो आज के टाइम पे जो जैसे लोकसभा राज्यसभा के जो चुनाव कराती है, कौन? निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, सॉरी भारत निर्वाचन आयोग किसका चुनाव कराती है आज के टाइम पे? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सभी के चुनाव कराती है। और उन्होंने क्या कहा था? एससी एसटी का आरक्षण का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। किसका? एससी और एसटी का आरक्षण का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। और इन्होंने भी कहा था कि वित्तीय स्थिरता प्रोवाइड किया जाना चाहिए, यानी फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या होना चाहिए? स्थानीय कर और चुंगी कर का अधिकार किसके पास होना चाहिए? स्थानीय निकाय के पास होना चाहिए, यानी पंचायतों के पास क्या होना चाहिए? स्थानीय कर उगाने का और चुंगी कर लगाने का अधिकार होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर एक कमेटी गठित की गई, कौन सी? GV.K. राव समिति, यानी GV.K. राव के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। कब? 1985 में। कब किया गया? 1985 में गठित की गई। पहली कौन थी आपकी? बलवंत राय मेहता, दूसरी अशोक मेहता, तीसरी आपकी GV.K. राव कमेटी। ठीक है, यह योजना आयोग के परामर्श पर गठित की गई थी। किसके? योजना आयोग, इसके परामर्श पर यह कमेटी गठित की गई थी। और पता होगा आपको, अब योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आ चुका है। ठीक। और इन्होंने क्या सुझाव दिया था? इन्होंने सुझाव दिया था कि 4 स्तरीय पंचायती राज संस्था का गठन करना चाहिए। कौन से? 4 स्तरीय, ध्यान रखिएगा, 4 स्तरीय पंचायती राज गठन की इन्होंने बात की थी। ठीक। और साथ ही उन्होंने क्या कहा था? जिला के समस्त विकास कार्यों का एक प्रभारी नियुक्त करना चाहिए। जिला के समस्त विकास कार्यों का एक प्रभारी बनाना चाहिए। वो कौन होना चाहिए? जिला विकास आयुक्त का गठन करना चाहिए। किसका? जिला विकास आयुक्त का गठन करना चाहिए। और 4 स्तरीय कौन कौन से थे? 4 स्तर में आपका ग्राम पंचायत था। कौन था? ग्राम पंचायत। उसके बाद आपका मंडल पंचायत, फिर जिला पंचायत, फिर राज्य परिषद, यानी कि स्टेट काउंसिल। ये 4 स्तर उन्होंने बताया था। ठीक है, तो ग्राम पंचायत अब गांव के स्तर पर होगा, मंडल मंडल स्तर पर, जिला पंचायत जिला पर, और राज्य स्तर पर। ये इन्होंने चीजें बताई थे। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने भी क्या कहा था? इन संस्थाओं के चुनाव के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना चाहिए। किसका? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अभी तक स्टेट इलेक्शन कमीशन की किसी ने बात नहीं की थी। उन्होंने क्या कहा? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना चाहिए। ठीक। ऊपर तो देखिए SC ST का रिजर्वेशन की बात हो चुकी थी, और किसकी बात हुई थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो चुकी थी। किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ बनना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट। ठीक, इसकी बात इन्होंने कहा था। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने बोला वित्तीय संसाधन का उपलब्धता कराना चाहिए, यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए क्या कहा था? राज्य वित्त आयोग बनाया जाए। क्या बनाया जाए? राज्य वित्त आयोग बनाया जाए, जो कि आज के टाइम पर राज्य वित्त आयोग 5 है। इन चीजों की बात की गई थी। और इन्होंने क्या कहा था? SC ST के साथ महिला आरक्षण की बात इन्होंने कही थी। क्या कही थी? SC ST का प्रावधान तो ऊपर बता दिया गया था, लेकिन अभी तक महिला की बात नहीं कही गई थी। लेकिन यहाँ पर महिलाओं के भी आरक्षण की बात कर दी गई थी। इसकी फीमेल के। इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पर? LM सिंघवी समिति पर। किस पर?
एल.एम. सिंघवी कमेटी ये कब गठित हुई? 1986 में। ठीक, कब गठित हुई है? 1986 में। ठीक है, आपसे आर्डर भी पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी कमेटी पहले गठित हुई, कौन सी बाद में गठित हुई, तो काफी बार पूछा जा चुका है पीसीएस के एग्जाम में भी, कि बलवंत राय मेहता, उसके बाद अशोक मेहता, फिर जीबी के राव। ठीक है, इनका आर्डर भी पूछ चुका है आपसे। इसके बाद कौन सा आ गया? एल.एम. सिंघवी समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मीमल, लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ही थी। तो इन्होंने क्या बात कही थी? तो सबसे पहले इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बोला कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देना चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देना चाहिए। सबसे पहले किसने कहा? एल.एम. सिंघवी ने कहा। और इन्होंने कहा कि न्याय पंचायतों का गठन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? न्याय पंचायतों का गठन की बात की थी, जो कि आज न्याय पंचायत का अस्तित्व खत्म हो चुका है, न्याय पंचायत अब नहीं है। 2017 से न्याय पंचायत के गठन के बाद न्याय पंचायतों को 2017 से खत्म कर दिया गया। और न्याय पंचायत कैसे बनाना था? 3-4 गांव को मिलाकर एक न्याय पंचायत का गठन किया जाना चाहिए, ये बात उन्होंने कही थी। फिर उसके बाद पंचायतों से संबंधित समस्त मामलों को, किसके? पंचायतों से संबंधित समस्त मामलों को हल करने के लिए राज्य स्तर पर एक न्यायिक ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए। राज्य स्तर पर क्या बनाएगा? एक न्यायिक अधिकरण बनाना चाहिए। ठीक है, किस स्तर पर? राज्य स्तर पर न्यायिक अधिकरण बनाना है। उसके बाद क्या कहा गया था? कि राजनीतिक पार्टी को पंचायत में भाग नहीं लेना होगा। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। जो राजनीतिक पार्टियों के ऊपर बात की गई थे कि ये स्थानीय चुनाव में या पंचायती चुनाव में भाग लें, तो उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया, क्योंकि अगर ये लोग आए इंटर करेंगे तो क्या होगा? छोटे लोग नहीं आ पाएंगे, पूरा कब्जा कर लेंगे, क्योंकि इनके पास पूरा पावर रहेगा, पैसा रहेगा। इस वजह से इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि राजनीतिक पार्टियों को भाग नहीं लेना चाहिए। जो कि अभी तक आप लोग देखोगे कि राजनीतिक पार्टियां जो लास्ट चुनाव हो उसके पहले तक भाग नहीं लेती थी, लेकिन लास्ट चुनाव में जो भी यूपी में हुए हैं, इसमें कुछ पार्टियां अपना भागीदारी प्रेजेंट कराई थी। फिर उसके बाद क्या बोला गया था? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए, किसके लिए? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना चाहिए, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन करना चाहिए, जो आज के टाइम पर स्टेट इलेक्शन कमीशन है भी। और इन्होंने क्या बोला था साथ में? इन्होंने कहा था पंचायती संस्थाओं के वित्त के लिए और राज्य वित्त आयोग बनाना चाहिए। वित्त आयोग के ऊपर भी बात हो चुकी है, जस्ट ऊपर। ठीक, तो इनमें क्या अलग था? इनमें अलग था आपका न्यायिक अधिकरण बनाने की बात की गई थी, और न्याय पंचायत गठन की बात की गई थी, और संवैधानिक दर्जा की बात की गई। ये अलग था ऊपर वाले से। ऊपर वाले से किससे? जीवी के राव से। ये तीन चीज क्या थी? अलग थे। संवैधानिक दर्जा देना, न्याय पंचायतों का गठन और न्यायिक अधिकरण बनाना, ये क्या थे? मिली तीन चीज अलग थे। अब हम लोग आते हैं पीके थुंगन समिति पर। किस पे? पीके थुंगन कमेटी पर। तो इन्होंने क्या कहा था? तो इन्होंने भी बोला था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना चाहिए, राज्य वित्त आयोग का गठन करना चाहिए, और पंचायतों का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए। कौन सा? त्रिस्तरीय। और पंचायतों में आरक्षण की बात इन्होंने भी कही थी, SC ST और महिला के लिए। इन चीजों की बात की गई थी। ठीक, फिर जब इन चीजों की बात हो चुकी, तब राजीव गांधी की सरकार 1989 में। तो राजीव गांधी की सरकार कब थी? 1989 में। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने की बात कही। कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने के लिए क्या करना होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा से यानी बिल पास कराना होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में आपको अमेंडमेंट करना है। तो इन्होंने बिल लेकर आए। क्या किया? इन्होंने बिल लेकर आए, क्योंकि इन्होंने पीके थुंगन समिति की सिफारिशों के आधार पर कहाँ पर? पार्लियामेंट में बिल लेकर आए। किस पर?
पंचायत राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बिल लेकर आए। कौन सा? 64वां संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा? 64वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आए ग्राम पंचायत के लिए। किसके लिए? ग्राम पंचायत के लिए। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले ग्राम पंचायतों के लिए कौन सा संशोधन करने का प्रयास किया गया था? कौन सा 64वां संविधान संशोधन लाया गया, जिसमें क्या हुआ? लोकसभा से तो पास हो गया। कहाँ से? लोकसभा से पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। राज्यसभा में क्या हुआ? पास नहीं हो पाया। और सेम ही 65वां संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा? 65वां संविधान संशोधन विधेयक इन नगर पंचायत के लिए लाया गया। किसके लिए? नगर पंचायत के लिए। लोकसभा में पास हो गया, क्योंकि लोकसभा में राजीव गांधी की सरकार की बहुमत थी, लेकिन राज्यसभा में नहीं थे। तो राज्यसभा में क्या हुआ? ये राज्यसभा में क्या हुआ? ये नहीं पास हो पाया। जब राज्यसभा में पास नहीं हो पाया तो फाइनली क्या हुआ? बिल बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी बिल बनने के लिए क्या है? लोकसभा में पास होना चाहिए, राज्यसभा से पास होना चाहिए, उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेंगे, तब कोई भी कानून बनता है। कोई एक्ट लेके आ जाता है, जब तीनों से पास हो जाता है तभी कानून बनता है या कॉन्स्टिट्यूशन संशोधन माना जाता है। जब राज्यसभा से क्या गिर गया तो प्रेसिडेंट जाने की बात ही नहीं आई। ठीक, यहाँ तक आज हो गए। आज 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 हम लोग यहीं तक देखते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने हलोक जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हलोक जाम को आप लोग यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जैसे कि हम क्लास अपलोड किया करें आपको डेली आपको 2 बजे क्लास पता आपको मिलती है पंचायती राज की, यानी अल्टरनेट डेज पर 2 बजे आपको मिलती है क्लास। आप लोग अगर बेल आइकन को दबाए रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और आप लोग जो दोस्त आपको संपर्क में हो उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी पंचायती राज का लाभ आसानी से मिल सकेगा और 65 नंबर आसानी से गेन कर सकें। ठीक है, और एक चीज़ हम बता दें, यहाँ पर एक ट्रिक है। क्या है? जो बलवंत राय मेहता ने बलवंत राय मेहता ने कौन सी बात की थी? त्रिस्तरीय पंचायती राज के। तो इनके नाम में कितने अक्षर हैं? बलवंत राय मेहता। तो नाम से इनको याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय हो गया। फिर इसके बाद कौन आता है? अशोक मेहता। तो अशोक मेहता में कितना है? 2। उन्होंने 2 स्तरीय की बात की थी। ठीक, फिर इसके बाद आपका GBK राव। कौन? GBK राव। इन्होंने, इनके नाम से आप लोग ध्यान रखेगा। GBK राव, 4 वर्ड हैं। तो इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज गठन की बात की थी, ध्यान रखिएगा आपका। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता 2 स्तरीय, GBK राव 4 स्तरीय। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, सो धन्यवाद दोस्तों।